बोन्स की और गम्स की जो सेहत है उसको बेहतर करने के लिए क्या क्या चीज़ें? विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो दुबई में बहुत फ्री मिलता है बाहर, लेकिन हम लेते नहीं हैं। लोग मुझे कहते हैं कि हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, हम दूध नहीं पी सकते, तो अब क्या करें। यंग बच्चों में मैं मेडिसिन का नहीं बोलती हूँ। 30 की एज के बाद 60 तक तुम आराम से चले जाओ। यहाँ जैसे ही 40 पहुँचते हैं डाउनहिल शुरू हो जाता है। गोरे में देखती हूँ 60 ईयर ओल्ड भी इतनी बड़ी हील पहन के आ रही होती है। हमारे यहाँ से ये कहा जाता है कि जान है तो जहान है, लेकिन एक्चुअली जान पे कोई कुछ लोगों का होता है कि रोज हर खाने के साथ ड्रिंक चाहिए। अब तो बच्चों में काफ़ी रुझान हो गया है, उनको सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए, सोडा चाहिए। तो बाहर का आप दूध दे रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा शुगर, प्रोसेस्ड जो है ये। प्रोसेस्ड एंड शुगर। मेरे सब मुझे कहते हैं तुम्हारी बच्ची 8:30-9 बजे सो जाती है। मैंने कहा क्योंकि उसकी अम्मा भी सो जाती है। आधी बीमारी पेशेंट की आपसे बात करके ठीक हो जाती है। साल में अगर आप 800 दिरहम अपने दांत पे लगा रहे हैं तो बड़ी चीज नहीं है। दर्द में जब आप आते हैं एक रूट कनाल लेके, तो पीछे 3 फिलिंग्स तैयार खड़ी होती हैं। इतनी कुछ चीज़ें हैं दांतों के बारे में जो हम जानते ही नहीं है हम। बिल्कुल, बस कहते हैं दांत में दर्द है तो आप कीड़ा ही ढूंढते हैं, कहीं कैविटी लगी होगी, कुछ प्रॉब्लम दांत में ही है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट दूसरे डेंटिस्ट से आते हैं, मैं कहती हूँ उनका कसूर नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो। हमें भी नहीं पता था, जब पता चला तो हम वो साइंस ढूंढना शुरू करते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं मेमन सीरीज पॉडकास्ट। ये हमारी कंटिन्यूटी है जो पिछले वीक आपने हमारी एपिसोड देखी थी डॉक्टर आयशा तौफीक सूरती के साथ। हम इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जिसके बारे में हमने डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों की हेल्थ और बहुत सी और चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। उसे कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर आयशा तौफीक सूरती साहिबा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। कंटिन्यू करते हैं उसी हमारी गुफ्तगू को कि जो दांत हैं उन हमारी ये बात हुई थी कि उसके अंदर सिर्फ दांत या गम्स जो हैं सिर्फ वो नहीं होते, बोन्स भी होती हैं। ठीक है, अब बोन्स की और गम्स की जो सेहत है उसको बेहतर करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं? बेसिक उसमें अंदर तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आप ख़त्म करें। गम्स अगर ब्लीड कर रहे हैं, विटामिन सी लें, नहीं ब्लीड कर रहे फिर भी लें। अगर ब्लीड करते हैं तो हम फिर उसकी डोज बढ़ा देते हैं। और विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो दुबई में बहुत फ्री मिलता है बाहर, लेकिन हम लेते नहीं हैं, तो पैसे दे के ले लें। और क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जिन कंट्रीज़ में सनलाइट है ज़्यादा, उसमें हम वहीं के लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि धूप से अवॉइड करते हैं उसको। जिन कंट्रीज में सन नहीं निकलता वहाँ के लोग कम डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि जैसे ही धूप निकलती है वो धूप में घूमने चल जाते हैं। तो ये विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम की इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग मुझे कहते हैं कि हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, हम दूध नहीं पी सकते, तो अब क्या करें। अक्सर जब मैं देखती हूँ, पूछती हूँ, तो वो कहते हैं कि हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। हर चीज़ का एक मतलब सब्स्टिट्यूट है उसका। हाँ है। तो ये भी मैं एक लोगों को बताना चाहूँगी कि मखाने जो हम खाते हैं, फॉक्स सीड जिसे कहते हैं, वो हाईएस्ट कंटेंट ऑफ कैल्शियम है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो वो आप आराम से पॉपकॉर्न की तरह एक आप उसको पॉप करें 35 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में, उसमें अपने मसाले मिलाएं, उसको पॉपकॉर्न की तरह खाएं। तो ये मैंने अब अपने बच्चे पेशेंट्स को देना शुरू किया। दे भाई हैप्पी, खुशी खुशी खा लेते हैं। नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएँ। योगर्ट है, पनीर है, नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम चीज़ है, तो इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएं। यंग बच्चों में मैं मेडिसिन का नहीं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ आप खाना खा के अपने आप को ठीक कर लो। नेचुरल जो भी रेमेडीज हो सकती हैं आप उनकी। टिल द एज ऑफ 30 आपकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। तो मैं बच्चों को कहती हूँ अपना बॉडी का बैंक इतना अच्छा कर लो सिक्योर कि 30 की एज के बाद 60 तक तुम आराम से चले जाओ। यहाँ जैसे ही 40 पहुँचते हैं डाउनहिल शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग ख्याल जब करना शुरू होते हैं जब प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आपने जो है वो प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना। पहले से ख्याल करो। क्यों गोरे में देखती हूँ 60 ईयर ओल्ड भी इतनी बड़ी हील पहन के आ रही होती है, और हमारी अम्मियाँ तो हम नहीं सोच सकते कि 60 ईयर्स में हील पहन के फिरेंगी, क्योंकि वो लोग अपने आप को रखते हैं, उनको पता है हमें चलते रहना है। हम लोग क्या, ये कॉन्सेप्ट एज हो गई बस। हमारे यहाँ से ये कहा जाता है कि जान है तो जहान है, लेकिन एक्चुअली जान पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी डाइट बहुत बुरी होती है। सब्जियों को भी हम इतना पका देते हैं कि वो सब्जी रहती ही नहीं है। मेरी अम्मी खुद कहती है मैं तो दोपहर में सिर्फ सब्जी ही खाती हूँ। मैंने कहा उसको इतना भून देती हैं, वो सब्जी ना खाएं तो बेहतर है। फायदेमंद ही नहीं रही है। सारी ग़िज़ाइयत तो आपने वहीं पे। तो दूसरी एशियन कंट्रीज से हमें सीखना चाहिए। चाइना को ले लें, जापान को ले लें, उनकी डाइट इतनी डिफरेंट है। वो स्टर फ्राई वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन टी, ये बड़ा रूटीन में रहता है। अब तो ये चीज़ें बहुत, लेकिन हमारे यहाँ बचपन से ही ऐसी वो एक हमारी बना दी जाती है एपेटाइट कि फिर हम उसके बगैर रह भी नहीं सकते, चाहे हम किसी और मुल्क में बच्चों को चाय पिला रहे होते हैं, बच्चों को चाय पिला रहे होते हैं, तो आप बच्चा चाय नहीं पीता। मैंने कहा मैंने भी नहीं पी थी। मेरे ख्याल से मैंने 28-29 ईयर्स की एज में चाय पीना शुरू की थी। मैं चाय का मुझे शौक ही नहीं था कभी। घर में अम्मी ने कभी फिजी ड्रिंक नहीं रखी, तो ड्रिंक्स का शौक नहीं है। यहाँ मैं देखती हूँ खाने के साथ सब बच्चे फिजी ड्रिंक पी रहे होते हैं।
वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। पेरेंट्स से सब सीखते हैं। तो चाय और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं उन दोनों का भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। और कभी मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ना करें, वंस इन अ व्हाइल आप एक्सेस उसका नहीं होना मैं भी चाहिए। कभी बाहर जाती हूँ पी लेती हूँ, बट रोज नहीं। कुछ लोगों का होता है कि रोज हर खाने के साथ ड्रिंक चाहिए। हाँ, अब तो बच्चों में काफ़ी रुझान हो गया है, उनको सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं सोडा चाहिए। एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, ये जो कार्टन के मिल्क आते हैं, ये लोग समझते हैं उसमें लिखा होता है नो शुगर एडेड, या नो, ये तो मेरी बहस यही चलती है, पेरेंट्स कहते हैं कि हम तो उसको दूध दे रहे हैं, लेकिन जो बाहर का आप दूध दे रहे हैं ना उसमें बहुत ज्यादा शुगर, प्रोसेस्ड जो है प्रोसेस्ड एंड शुगर। तो आप वो मत दें। आप घर में, मैं माओ को कहती हूँ आप बनाना शेक बना दो, स्ट्रॉबेरी शेक। दूध नहीं पीता बच्चा, नहीं पीता, तो उसके अंदर क्या करते हैं, रूह अफ़ज़ा मिला दिया खूब, या चॉकलेट ड्रिंक मिला दी, तो मैंने कहा इससे बेहतर है वो दूध ना पिए। वो उसके अंदर स्वीटनेस का जो है एलिमेंट वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर, कर आपने दिया। पॉइजन कर दिया मिल्क को। इससे बेहतर है आप उसमें स्ट्रॉबेरी डाल दो, उसमें पीच डाल दो, बनाना डाल दो, खजूर डाल दो, कुछ तो बच्चे को पसंद ही होगा, तो घर में बना के दें। योगर्ट भी मैं स्ट्रॉबेरी और योगर्ट को मिक्स करती हूँ, वो आप घर में बना के दो। बाहर के आप जो लाते हैं उसमें कभी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पड़े तो 21 ग्राम तो उसमें शुगर होती है। फिर कहते हैं बच्चा हाइपर है, पूरा दिन सो ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ दही खिलाई थी। कौन सी दही खिलाई? वो प्रोसेस थी, फ्लेवर्ड थी, ड्रिंक्स आप पिला रहे हैं, रातों को देर से सो रहे हैं बच्चे, ये सब चीजें, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने वही जो आपकी बात थी कि जो पेरेंट्स हैं पहले उनको अपनी लिविंग हैबिट्स, अगर अम्मी अब्बा साथ ड्रिंक पी रहे हैं तो बच्चा तो कहेगा ये सही चीज है, मैं क्यों ना पीऊं। मेरे सब मुझे कहते हैं तुम्हारी बच्ची 8:30-9 बजे सो जाती है, मैंने कहा क्योंकि उसकी अम्मा भी सो जाती है। तुम रात के 2 बजे तक आउट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा बच्चा भी जाएगा। तो वो उसको माहौल ही ऐसा मिल रहा है। बिल्कुल। और बचपन से आदत, बचपन से ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा से मेरी आदत थी, मैं अर्ली राइजर थी, मैं अभी भी अर्ली राइजर हूँ, मुझे नहीं मज़ा आता रात में। अगर मैं जाग भी लूँ, अब विद एज रात को अगर जाग लो तो 2 दिन लगते हैं ठीक होने में। पहले कर लेते थे कि रात भर जाग भी लिया, अगले दिन काम भी कर लिया। बहुत, अब 10 साल हो गए हमारी शादी को, मैं हार्डली हमने फ्राइडे नाइट को जो है सोशलाइज किया है। ये सैटरडे मेरी बहुत हैवी ओपीडी होती है। अच्छा। तो आई डोंट वांट कि मैं नींद में जाऊँ, मैं चिड़चिड़ी हूँ अपने पेशेंट्स के साथ। तो जो पेशेंट को अटेंशन चाहिए मैं इतनी बात हर पेशेंट के साथ करती हूँ, एंड दे आर वेरी हैप्पी। स्पेशली जो पाकिस्तानी आंटियाँ आती हैं तो उनके साथ गपशप लगती है, और उनको लगता है, कहते हैं हमें लगता ही नहीं हम क्लिनिक आए, गपशप लग रही है। तो वो एक माहौल, क्योंकि आधी बीमारी पेशेंट की आपसे बात करके ठीक हो जाती है। मैं कोई सुपर डेंटिस्ट नहीं हूँ या कोई सुपर वो नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे लगता है मेरे आधे पेशेंट्स जो मेरे साथ है ना, मेरी बात की वजह से, कम्युनिकेशन, या आप उनको अंडरस्टैंड करती हैं, अंडरस्टैंड करके उनको एट ईज कर देती हूँ, रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो फिर अभी भी जो जितनी फैमिलीज गई हैं सब, इतना खुदा आप वहाँ क्लिनिक खोलने, मैंने कहा वो एक इतनी बॉन्ड बन जाता है उनसे, एक आप उनको अच्छा वो देते हैं। ठीक है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग कहते हैं डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है, और हम डेंटिस्ट के पास तो गए थे ये दांत लेके, उसने तो 4 और बता दिए हमें। तो डेंटिस्ट्री महंगी जब होती है आप उसको महंगी करते हैं। आप अगर पहले ही आपने उसका 6 मंथ्स में अगर आप आ जाते हैं, अगर बहुत में बहुत 300 दिरहम कोई ले लेगा, वो सिम्टम्स आपको नजर आए, आप 100 दिरहम ले लेगा, 50 दिरहम, 400 दिरहम भी ले लेता है कंसल्टेशन के। साल में अगर आप 800 दिरहम अपने दांत पे लगा रहे हैं तो बड़ी चीज़ नहीं है। वो चीज़ आपकी वहीं पकड़ी जाएगी, मैं सिर्फ क्लीनिंग करके आपको घर भेज दूंगी। तो आपका तो इशू जब शुरू होता है जब आप निगलेक्ट करते हैं, और दर्द में जब आप आते हैं एक रूट कनाल लेके तो पीछे 3 फिलिंग्स तैयार खड़ी होती हैं, ऐसे ही। तो ऑन टाइम। और दांत भी ऐसी चीज़ है कि आप अगर वो उसमें कोई खराबी आ जाती है तो फिर आप वो चीज़ें भी नहीं खा सकते जो आप खाना चाहते हैं। मैं लोगों को ये कहती हूँ, जिनके चले आते हैं ना वो रोते हैं फिर आके, फिर कोई इलाज ये भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं खा सकते, ये भी और नहीं एक खा बार अल्लाह की ये नेमत है, एक बार चली गई तो आर्टिफिशियल, चाहे जितनी हमने एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, असल है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता जो नेचुरल है आपके, असल है। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ, थोड़ा शिफ्ट करते हैं हम इसको, क्योंकि आपने HR की तालीम भी हासिल कर रखी है, और अब बहुत सी उसमें हम इंटरव्यूज़ की तरफ आते हैं कि अगर मैं कोई इंटरव्यू देने जा रहा हूँ बीइंग अ जॉब सीकर, तो उसमें स्माइल का कितना अमल दखल हो सकता है जॉब हासिल करने के लिए? सबसे पहले जब जो आते हैं, हर चीज़ में मेरे मुँह से पेशेंट ही निकलता है जब जॉब सीकर आते हैं तो मैं सबसे पहले उसकी ग्रूमिंग देखती हूँ। हाँ। ठीक है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने 50 इंटरव्यूज लिए तो उसमें आई थिंक 40% लोगों को ये नहीं पता था कि इंटरव्यू में किस तरह से जाना है। हाँ। आप शलवार कुर्ता ही पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाल आपके कैसे बने हुए होने चाहिए, ज्वेलरी कैसी पहनी हुई होनी चाहिए। लड़कियों के लिए मैं कह रही हूँ, लड़कों के लिए आपने सूट कैसा पहना हुआ है, किस तरह की मैचिंग की हुई, क्या बहुत सारे लोग कैजुअल जीन्स और टी-शर्ट में आ जाते हैं तो वो तो मेरे लिए वहीं से नो हो जाते हैं, क्योंकि इतना कैजुअल एटीट्यूड आपका इंटरव्यू के वक्त नहीं होना चाहिए। स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंट होने में भी बहुत फर्क है। तो ओवर कॉन्फिडेंट लोग आते हैं, उससे मैं इरिटेट होती हूँ।
कि मैं अगर आपको कोई चीज़ बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, तो आप उसको नेगेटिवली ना लें। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होती है, लोगों को हर चीज़ नेगेटिव लगती है, आप पॉजिटिवली लेकर अपने आप को ग्रूम करें। जब मैं दुबई आई थी तो मुझे मेरी मेडिकल डायरेक्टर ने बहुत ग्रूम किया कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो, देखो यहाँ इस तरह से पहनो, ये उन्होंने मुझे ग्रूम किया। मुझे नहीं था कोई आइडिया कपड़े पहनने का, और वो था, लेकिन दुबई में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। पाकिस्तान में आप शलवार कुर्ते में ऑफिस जाते हैं, यहाँ एक डिफरेंट आपका वो होता है अटायर, जिस तरह आप जाते हैं और लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं। और तो वो चीज़ बड़ी स्माइली फेस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट ना हो, हर चीज़ बैलेंस। आपकी स्माइल जो है वो आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके दांत अच्छे होंगे तो आप खुद ही हंसेंगे, अदरवाइज ऐसे होंगे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अब हम खुल के हंसें। हाँ। दांत टेढ़े थे या स्टेन्स थे या कोई प्रॉब्लम था, तो वो कहते हैं अब हम खुल के हंसते हैं। बहुत दफ़ा पेरेंट्स लेके आते हैं, हमारा बच्चा पिक्चर्स में हंसता नहीं है क्योंकि दांत टेढ़े हैं, और आजकल बुलिंग बहुत हो जाती है, ये तो अवॉइड करता है कि बिल्कुल। और एक अच्छी स्माइल तो मतलब, और अल्लाह ने सबको अच्छी स्माइल ही दी है, हम अगर केयर करें तो वो स्माइल अच्छी ही रहती है, लेकिन हमारी उसकी अच्छा, यहाँ से मुझे ये चीज़ भी मेरे माइंड में आई। अब बहुत से लोग कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर क्या करते हैं कि अपने साथ ब्रश और टूथपेस्ट वो रखते हैं, ऑफिस में भी रखते हैं। तो अब जैसे आपने कहा था कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद और रात को सोने से पहले, ठीक है, अब बहुत से लोग जो हैं वो लंच के बाद भी ऑफिस में भी कर रहे होते हैं, तो क्या 3 टाइम्स भी ठीक है? अब मेरे पास ये भी एक प्रॉब्लम आती है, कभी कभी लोग ओवर ब्रशिंग, दिन में 4 दफ़ा ब्रश कर रहे हैं, 5 दफ़ा ब्रश कर रहे हैं। लाइफ की हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा, पानी आप बहुत ज़्यादा पी लेंगे तो आपकी किडनी के लिए नुकसानदेह। और आप रिलीजन भी आपको कहता है मियाना रवि, बैलेंस रखो। 2 से 3 दफ़ा कर लिया ठीक है, लेकिन कुछ लोग दिन में 5 दफ़ा भी मेरे पास आते हैं, वो 5 दफ़ा करते हैं, हर खाने का फ्लॉस करते हैं, हर खाने का फ्लॉस कर करके उनकी फिर कहते हैं हम तो इतना ख्याल रखते हैं, हमारे तो और मसले हो गए क्योंकि आपने ज़्यादा ख्याल रख लिया है। ज़्यादा ख्याल भी अच्छा नहीं है, तो मैं कहती हूँ इतना ख्याल नहीं रखो। मेरी बहन तो दिन में एक दफ़ा ब्रश करती है, उसके दांत ठीक है, मैं तो इतना केयर करती हूँ। ये भी बड़ा कंप्लेन होती है हस्बैंड वाइफ कि ये तो सारा दिन जो डॉक्टर साहब दांत साफ करती रहती है, इसके दांत खराब है, मेरे दांत देखे, मैं तो कुछ नहीं करता। तो ओवर केयर भी ठीक नहीं है, बैलेंस रखें। ट्वाइस अ डे इज एडवाइस। हाँ, कभी जरूरत पड़े, आपने कोई ऐसी मील खा ली है तो आप 3 दफ़ा भी कर लें, बट लंच में जनरली आई टेल माई पेशेंट्स कि आप रिंस कर लें अच्छी तरह से। ठीक है, तो आपको लगता है ऑफिस में फिर क्या, किस तरह से ख्याल रखा जाए इसका? ऑफिस में अगर आपने कोई ऐसी मील खाई है जिसमें से आप पहले तो वो मील अवॉइड करें। हाँ, या तो मील अवॉइड करें। मैं तो कहती हूँ बेसिक सैलेड्स खाएं। अब सालन और प्याज और वो इस टाइप के खाने खा के आए तो फिर आप प्लीज ब्रश करें, क्योंकि दूसरों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ऑफिस आवर्स में अवॉइड करें, और अगर खा लिया तो फिर ब्रश कर लें। ब्रश करें, एक्सेप्शंस ठीक है, बट ये नहीं कि ओवर हर चीज की। जैसे मुझे पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ना था, तो अल्लाह ने यहाँ लाके बिठा दिया। जिनको छोड़ना है उनको बिठा नहीं रहा, तो कहती जिस चीज से भागते हो ना वो वही हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ओरोफेशियल पेन जो है, इसके बारे में हमने जिक्र किया था कुछ देर पहले, तो ये थोड़े ऑडियंस को बताइएगा एक्चुअली ये है क्या? मुझे पता नहीं है कि ओरोफेशियल पेन जो है वो क्या है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ यार ये ओरोफेशियल पेन है? ओरोफेशियल पेन एक नई फील्ड आई है जो जिसको अब अमेरिका में और बाकी जगहों पे एज अ स्पेशलिस्ट फील्ड दे दिए। पहले डेंटिस्ट्री के अंदर सिर्फ होता था ब्रेसेस और फिलिंग्स और ये सब, अब ये भी एक फील्ड है। इसके अंदर पेशेंट आता है, वो उसको लगता है कि दांत का दर्द है, मगर वो दांत का दर्द नहीं होता। वो ओरोफेशियल पेन को हम रिलेट करते हैं कि फेस और ये सारे एरिया से दांत की तरफ जो दर्द आ रहे होते हैं। अच्छा। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं, डॉक्टर के पास आ गया, उसने कहा ये कुछ डॉक्टर को समझ नहीं आया, उसने फिलिंग कर दी, फिलिंग के बाद भी दर्द नहीं जा रहा। अच्छा तुम्हारा रूट कनाल है, रूट कनाल कर दिया, अच्छा रूट कनाल के बाद भी दर्द नहीं जा रहा, दांत निकाल दिया, अब दांत निकल गया फिर भी दर्द नहीं जा रहा, तो वो रूट कॉज ही कुछ और थी। वो फिर हम पेशेंट के फेशियल मसल्स पैल्पेट करते हैं, चेक करते हैं, फिर मैं उनसे क्वेश्चंस पूछती हूँ आपकी नींद कैसी है। ऐसे पेशेंट्स की नींद सही नहीं होती है, वो कहते हैं हम रात में डिस्टर्ब रहते हैं, हम साउंड स्लीप नहीं होती, या कुछ कहते हैं हम साउंड स्लीप तो होती है लेकिन व्हेन वी वेक अप वी आर नॉट फ्रेश। ये कार्डिनल साइंस होती हैं। फिर मैं उनसे सवाल पूछना शुरू करती हूँ कि रात को आपकी नींद कैसी है, आप लाइट स्लीपर हैं, क्या होता है, आपके आयरन लेवल्स कैसे हैं, B12 लेवल कैसे, नहीं पता होता है, टेस्ट करवाते हैं। फिर उनको हम एक नाइट गार्ड देते हैं पहनने के लिए, जो रात को उनको पहन के सोना होता है। तो शुरू में तो वो कहते हैं ये प्लास्टिक की चीज़ क्या करेगी हमारे लिए, कंफर्टेबल नहीं रहता। फिर मैं उनको यही कहती हूँ इट्स लाइक अ न्यू शू। एक नया जूता जब आप खरीदते हैं तो थोड़े दिन तो आपको काटता करेगा, फिर आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप वो जूता छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो शुरू में तो उनको यकीन नहीं आता, लेकिन जब वो रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होते हैं तो वो जो कुछ पेशेंट्स हैं जो ट्रैवल करते हैं वो 2 बनवाते हैं, एक ट्रैवलिंग बैग के लिए, किसके लिए, क्योंकि इतना रिलीफ मिलता है उनको। कुछ पेशेंट्स हैं वो शुरू में कहते हैं नहीं हम तो ग्राइंड नहीं करते, लेकिन उनके दिमाग में ये बात आ जाती है
तो आफ्टर वीक 10 डेज 2 मंथ्स वो आते हैं, कहते हैं आपने कहा था, सही कहा था, मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये इशू मेरे साथ है। ठीक है। अक्सर ऐसा फील होता है कि जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं तो जो है हेडेक चल रहा है या जो आपका थोड़ा सा वो टाइटनिंग उसमें हो रही होती है, तो अब क्या वो मेरा कहीं गलत पोस्चर की वजह से है या उसकी क्या रीज़न? उसके ये होता है कि बहुत सारे लोग सोते वक्त जब आपका स्ट्रेस होता है, जैसे ही स्ट्रेस होता है तो फौरन से कुछ पेशेंट्स एकदम हो जाते हैं, नहीं हमें कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं कहा स्ट्रेस सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, स्ट्रेस आप ओवरवर्कड हैं, आपको काम का कुछ है। कुछ लोग थिंकर्स, अच्छा इनका अगला सवाल मेरा ये होता है, आई यू ओवर थिंकर? यस, कल क्या होगा उसकी उनको टेंशन होती है, तो वो सारी रात जो है वो नींद में सोच रहे होते हैं और वो साथ में दांत भी पीस रहे होते हैं कि ये जो भी उनकी फीलिंग्स होती हैं ग्राइंड कर रहे होते हैं। पार्टनर हमेशा बताते हैं, पेशेंट को नहीं पता होता, पार्टनर कहता है कि ये दांत पीस रहे हैं। और उसके बाद फिर हम दांत में देखते हैं बहुत सारी फ्रैक्चर लाइंस होती हैं। कुछ पेशेंट दांत बिल्कुल साफ है लेकिन बहुत सेंसिटिविटी हो रही है, ये कांस्टेंट जब आप दांत को प्रेस करते रहते हैं तो दांत के स्ट्रक्चर सेंसिटिव हो जाता है। तो ये फिर साइंस होती हैं, फिर हम वो देखते हैं, उनको गार्ड देते हैं उनकी। मैं फिर मेरा पूरा प्रोग्राम है, मैं उनकी फिजियोथेरेपी कराती हूँ, गार्ड देती हूँ, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। देन वर्ड ऑफ माउथ से वो फिर अगले को बताता है, अगले को बताता है, इस तरह से। फिर तो आपसे बात करके मुझे इतना फील हो रहा है कि इतनी कुछ चीज़ें हैं दांतों के बारे में जो जानते ही नहीं है हम बिल्कुल, और हम शायद उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते। और जैसे आपने कहा कि हमारा पेन कहीं और हो रहा है, दांत का पेन है, दांत का पेन है लेकिन कहीं और हम फील कर रहे हैं पेन, लेकिन एक्चुअली वो दांत का पेन है। तो इसके लिए अगर वैसे मुझे कुछ भी पता नहीं अपने दांतों के बारे में, तो मुझे सबसे पहले किस या कौन सी फील्ड के डॉक्टर के पास मुझे जाना चाहिए जो मुझे प्रॉपर्ली गाइड कर सके इन सब चीज़ों के बारे में? 3 या 4 साल में मुझे ये फेलोशिप का एग्ज़ाम देते हुए, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। अच्छा। बिकॉज हमें ये पढ़ाया ही नहीं जाता। हमें तो फील्ड बिल्कुल नहीं फील्ड ही नहीं है। वो बस कहते हैं दांत में दर्द है तो आप कीड़ा ही ढूंढते हैं, कहीं कैविटी लगी होगी, कुछ प्रॉब्लम दांत में ही है। तो जब मैं खुद देखा कि मैंने कितने पेशेंट्स को निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ भी होती है। तो जब आपको चीज़ें पता चलती हैं, आप उसमें जाते हैं। फिर मेरे पास बहुत सारे पेशेंट दूसरे डेंटिस्ट से आते हैं, मैं कहती हूँ उनका कसूर नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो, हमें भी नहीं पता था। जब पता चला तो हम वो साइंस ढूंढना शुरू करते हैं अब। इसलिए फिर एक पूरा इसका फॉर्म आता है, वो पूरा मैं भरवाती हूँ उनसे और उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, पार्टनर से पूछते हैं। किसी की जॉब का इशू, बच्चों में बहुत इशू है, तो बच्चों में पेरेंट्स की अगर बन नहीं रही है, डिवोर्स हो रही है, स्कूल चेंज हुआ है, कंट्री चेंज हुई है, दोस्त चेंज हो गए हैं, तो बच्चे बहुत ग्राइंड करते हैं। अच्छा। तो उसका फिर पेरेंट्स कहते हैं कि तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, विद टाइम चला जाएगा। बच्चों में टेंशन की बात नहीं है। अच्छा। विद टाइम, लेकिन आप कॉज पूछें, काउंसलिंग लेकिन बच्चों में किस एज तक? 10-12 साल की एज तक इट्स ओके। मेरे पास एक बच्ची आई थी 7 साल की, तो उसकी अम्मी को किसी डेंटिस्ट ने कहा था इसको अप्लायंस लगाना है। तो मैंने कहा अप्लायंस क्यों लगाना है? फिर मैं बात करती गई तो पता चला कि वो, मैंने कहा ये कब ग्राइंड करना शुरू करती है? इसने कहा ये रात को 2 बजे शुरू करती है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है इसका, 2 बजे ग्राइंड करना शुरू करती है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने बच्ची से बातें की तो बच्ची ने कहा कि रात को सोते हुए नैनी जो है वो उसको चकी मूवी दिखाती थी, वो एक हॉरर मूवी है, और ताकि तुम सो जाओ, डर के सो जाए। तो वो चीज़ें उसको ख्वाब में आना शुरू होती थी 2 बजे, जब वो डीप स्लीप में जाती थी। वो कॉज पकड़ा हमने, नैनी को उसकी अम्मा ने डांटा, सब कुछ चीज़ें की, बच्चा ठीक हो। तो बच्चे में कॉज होता है। स्कूल में कोई फ्रेंड से लड़ाई हो गई है या फ्रेंड चला गया या आपने तो वो इमोशनल सिचुएशन होती है। बड़ों में स्ट्रेस, ओवरवर्क, जॉब चली गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो, फिर हम, वही मैं कही थी, उस काउंसलिंग करती हूँ, फिर मैं पेशेंट से बात करती हूँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, बहुत से लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यहाँ आने से पहले क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको प्रिपेयर करनी चाहिए, माइंड में रखना चाहिए कि यार ये ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि बहुत सी और कंट्रीज़ के अंदर वो चीज़ें ना हो, लेकिन आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स, ये प्रैक्टिस, इतना एक्सपीरियंस, और फिर आप इस फील्ड के अंदर यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। दुबई के अंदर हर कुछ दिन पे चीज़ें चेंज होती हैं, बट जो मेन चीज़ ये है कि हाउस जॉब करके, अपना रेसिडेंसी करके ज़रूर आएँ। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ, शादी हो गई जी, डेंटिस्ट तो बन गई हैं, रेसिडेंसी नहीं की, यहाँ आ गए। यहाँ अगर आपका 1 ईयर का ब्रेक आ गया काम के अंदर तो आपको फिर यू कांट सिट फॉर द एग्जाम। अच्छा। फिर आपको दोबारा 3 साल 2 साल इनकी जो पेड रेसिडेंसीज होती हैं, जो आपको पैसे दे के करनी होती है, वो करनी पड़ती हैं, या कहीं फ्री मिल जाए, जो भी है। तो अपना हाउस जॉब कंप्लीट करके ज़रूर आएँ, उसके बगैर नहीं आएँ। दूसरा ये कि यहाँ आके जो प्रॉपर उनका पेपर वर्क का बहुत सिस्टमेटिक है। आप
DHA है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, dha.gov.ae पे आप जाएं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स वो आपको बताएंगे, हर चीज़ ऑनलाइन है। ठीक है। एग्जाम आप पाकिस्तान में बैठ के भी दे सकते हैं, प्रोमेट्रिक सेंटर्स हैं पाकिस्तान में भी, आप एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा। ये लोग समझते हैं कि हमें यहीं आके यहीं पे आके एग्जाम देना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आप जब एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको एक एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है। ठीक है। वो लेटर 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 ठीक साल के अंदर आपने नौकरी ढूंढनी है, वो नौकरी आपको मिल गई, आप लाइसेंस आपका कन्वर्ट हो गया, वो जो लेटर है वो लाइसेंस में कन्वर्ट हो ठीक है। जाएगा। वो जहाँ आप काम करते हैं वही लोग आपको करके देंगे। तो ये एलिजिबिलिटी लेटर 1 साल है, अगर एक्सपायर हो गया तो दोबारा एग्जाम देना है। अच्छा। और एग्जाम के 3 आपके चांसेस होते हैं, 3 अटेम्प्ट्स में आपको पास करना करना होता है। 3 में अगर नहीं किया तो फिर कुछ आपको भी नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए, जैसे मैंने आपको कहा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको कहा था, ये एपिसोड और ये आपके साथ जो आज की चीज़ें हैं हमारी बिल्कुल नहीं चल रही हैं, क्योंकि फीमेल मेंबर पहली दफ़ा हमारे पास आई थी, तो हमने सोचा कि इस एपिसोड के अंदर हम कुछ और नया करते हैं। तो इस एपिसोड में हम थोड़ा सा फन भी करेंगे आपके साथ। हम लाए हैं आपके लिए रैपिड क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। मैं आपसे 2 ऑप्शंस आपको मैं दूंगा, आपने उन 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है जो आपका फेवरेट होगा। स्टार्ट करते हैं वहाँ से। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, दुबई मॉल या मॉल ऑफ एमिरेट्स? दुबई मॉल। दुबई मॉल, ग्रेट। दुबई फ्रेम और फ्यूचर म्यूजियम? दोनों में नहीं गई, नो आइडिया। देखने में दुबई म्यूजियम। दुबई म्यूजियम, वो उसका बड़ा बड़ा यूनिक सा आर्किटेक्चर जो है वो बहुत यूनिक अच्छा है, उसकी शेप बहुत यूनिक है। कड़क चाय और कॉफी? कॉफी। डेंटिस्ट है मुझे पता है कि वो लेकिन कॉफी, बट ब्लैक कॉफी। ठीक है, ओके। जो अरबिक स्वीट्स हैं, लुगेमात और कुनाफा? कुनाफा। कुनाफा। शॉर्मा और फलाफल? शॉर्मा। एक्चुअली बोथ आर माय फेवरेट, बट शॉर्मा। शॉर्मा। बिरयानी और पुलाव? बिरयानी, चाय कराची की। अच्छा। चाय और लस्सी? लस्सी। ठीक है। ये थोड़ा समर्स और विंटर्स? विंटर्स। विंटर्स। तो थैंक यू सो मच, बड़े हमारे उम्मीद है हमारे having me. ऑडियंस को भी ये बिल्कुल एक डिफरेंट सेगमेंट हम लेके आए हैं, और उम्मीद करते हैं उनको अच्छा लगेगा। अब हम वापस आते हैं इस प्लेटफॉर्म की तरफ। अब जो सारा का सारा ये हमारा इनिशिएटिव था, येमन कम्युनिटी के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं या अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, जो इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को अपनी स्टोरीज़ के साथ, तो अब बहुत से और लोग होंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, जो कम्युनिटी से भी, अगर लोग येमन कम्युनिटी से भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, तो आप उनकी कैसे हेल्प कर सकती हैं? मैं इस तरह से हेल्प कर सकती हूँ कि आई कैन गाइड देम, जो मैंने पॉडकास्ट में भी बताया है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी फिर आपकी अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अगर कम सैलरी पे भी मिल रहा है, एंटर द सिस्टम। सिस्टम में आप एंटर हो जाएं। मैं बहुत कम सैलरी पे एंटर हुई थी, बट मुझे पता था कि विद इन 6 मंथ्स में मेरे सीईओ ने कहा आप पहली हैं जिनको हमने 6 मंथ्स में रेज दिया है, क्योंकि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ पे अगर आपको ट्रस्ट होगा तो आप कम पैसों में भी एंटर हो जाएं और आप फिर अपने काम से दिखाएं। और ये मेरा बिलीव है कि इफ़ यू आर एन एसेट फॉर अ कंपनी, आपको कोई जाने नहीं देगा, वो वैल्यू करेंगे आपको कोई जाने देगा। और एक टीवी पर मैंने एक शो देखा था, उसकी बात मेरे दिमाग में लग गई। उसने कहा अगर तुम्हें 100 दिरहम तनख्वाह मिलती है, तुम 1000 दिरहम का काम करो उस कंपनी के लिए। वो कभी ये नहीं हो सकता, नोटिस नहीं होगा वो। तो आप कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं बस इतना ही है ना, हम काम से जल्दी चले गए। मैं आज भी 1 घंटा एक्स्ट्रा देके जाती हूँ अपनी ऑफिस में, जरूरत नहीं है मुझे, कोई ओवर टाइम नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, बट आई मेक श्योर एवरीथिंग इज डन। सब कुछ हो जाएगा। अपना ही है, आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसके साथ ऑनेस्ट और लॉयल रहें और अपनी जगह समझ के काम करें, तो आप जरूर कामयाब होंगे। तो बीइंग हार्ड वर्कर और फिर कंसिस्टेंट अगर आप रहेंगे, तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो आप उसमें कामयाब ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ही नहीं पॉसिबिलिटी। अगर आप हार्ड वर्किंग, बहुत ही कोई एक्सेप्शन शायद किसी की लक वो हो, बट अगर आप सिंसियर हैं, हार्ड वर्किंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब दुबई आई थी मुझे कोई नहीं जानता था एज पेशेंट, और मुझे आदत भी नहीं थी। पाकिस्तान में तो इतनी नाम था, मेमन कम्युनिटी में कम डेंटिस्ट हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा वो था, और मैं बहुत अपनी करियर की पीक पे थी। 16 साल दे दिए थे करियर में, तो मरीज आना भी शुरू हो गए थे। यहाँ क्या वाज नोबडी। अब मैं वही लेके बैठ जाती तो फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो मैंने बहुत कम पैसों में भी काम किया, सारी चीज़ें की, बट आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, माँ की दुआएं हैं, फैमिली की सपोर्ट है, हस्बैंड की सपोर्ट है। तो उसके बाद क्योंकि मैं वीकेंड्स पे काम करती हूँ, सैटरडे संडे, ठीक है, तो वो सब सपोर्ट है, अल्लाह का शुक्र है। बट इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, रोते ना रहें बस। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। क्या आखिर में क्या पैगाम देने चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? दोनों हवाले से मैं आपको कहूँगा क्या पैगाम दे दे, तो डेफिनेटली हमारी जो डेंटल हेल्थ है उसके हवाले से, और फिर जो मेमन कम्युनिटी या जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? डेंटल हेल्थ की तरफ
डेंटल हेल्थ की तरफ से ये है कि आप जो है वो प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा जाएं। अगर आप प्रिवेंट करेंगे तो डेंटिस्ट्री सस्ती भी रहेगी, इजी भी रहेगी, और आपके दांत जो नेचुरल हैं वो आपके पास रहेंगे। ये मेमन लीडरशिप फोरम जो है बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। आई थिंक हमारी मेमन कम्युनिटी को इसको और आगे बढ़ाना चाहिए और लोगों को इसमें आना चाहिए, ताकि हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी हेल्प कर सकें। और परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपसे इतनी चीज़ें जान के। मैंने कहा ना, अब मुझे भी होने लग गया कि पता नहीं वाकई मैं भी उतना हेल्दी हूँ, दांतों की तरफ से नहीं हूँ। ऑब्वियसली मैं आपके पास आऊँगा चेकअप करवाने के लिए, और बाकी अपने ऑडियंस में बोलूँगा कि वो भी आपके पास आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत सी यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी जो शायद आपने कभी पहले से गौर नहीं किया, या आप भी उनको अवॉइड करते थे या निगलेक्ट करते थे उन चीज़ों को। तो ऐसे ही हमारी सब एपिसोड्स को देखते रहिएगा, और हमारी एपिसोड को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।